दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग इस समय सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं लर्निंग इज़ अर्निंग। लर्निंग इज़ अर्निंग के तहत हम लोग जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं उस पुस्तक का नाम है लॉक्स एंड कीज़ और जिसके राइटर हैं श्रीमान एस अत्री जी। हम लोगों ने इसके 4 एपिसोड को पढ़ा। आज इसका नेक्स्ट एपिसोड 5वां एपिसोड पढ़ने का समय है और नॉलेज अपने ज्ञान को बढ़ाने का समय है। आज का जो एपिसोड है उसका जो शीर्षक है वो है अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी। जी हाँ दोस्तों, आज का जो विषय है वो है अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही फेवरेट चैप्टर है, बहुत ही सुपर्ब चैप्टर है। बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को ज्वाइन तो करते हैं लेकिन वो अपने अलबेलेपन की वजह से, आलस्य की वजह से और बहानेबाजी की वजह से इस बिज़नेस को कुछ दिन करते तो ज़रूर हैं लेकिन जब रिज़ल्ट नहीं आता तो वो इस बिज़नेस से आउट हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि राइटर इस लॉक के बारे में क्या कहते हैं। ये एक लॉक है, एक ताला है जो हमें बंद कर देता है। ये आलस्य रूपी, अलबेलेपन रूपी और बहानेबाजी रूपी जो ताला है ये हमें इतना जकड़ लेता है, इसको जब तक से हम खोलेंगे नहीं तब तक से हम जीवन में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी या बड़े पद पे नहीं पहुंच सकते। आइए देखते हैं राइटर क्या कहते हैं इस पुस्तक के अंदर। राइटर कहते हैं कि किसी भी फील्ड में सफल वही बना है, टॉप पर वही पहुंचा है, औरों के लिए उदाहरण भी वही बना है जिसने अपने काम को सर्वोच्च प्राथमिकता यानी टॉप प्रायोरिटी देकर के काम किया। यानी कि आप जिस क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको उस काम को आपको टॉप प्रायोरिटी देना पड़ेगा, प्रथम प्राथमिकता देनी पड़ेगी। राइटर लिखते हैं कि इस अध्याय में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों के बारे में, स्वभाव के बारे में, मानसिक बीमारियों के बारे में, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में जो जब शुरू होती हैं तो काम पर, परिणाम पर, कैरियर पर उसका बहुत बड़ा इफेक्ट नेगेटिव तौर पे पड़ना शुरू हो जाता है और उसका असर भी कुछ समय बाद महसूस होना शुरू हो जाता है। पर जब वे हमारा हिस्सा नहीं होती या उसको हम अनलॉक कर देते हैं या उसको हम उस आदतों को, उस प्रैक्टिसेस को ख़त्म कर देते हैं तो फिर हमारे काम में, हमारे जीवन में बहुत बड़ा रिजल्ट दिखाई देता है पॉजिटिव तौर पे। राइटर लिखते हैं कि उन प्रैक्टिसेस, उन आदतों की मैं बात करूंगा, वो 3 आदतें हैं। वैसे तो ये 3 शब्द बिल्कुल आसपास के हैं, इनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, फिर भी शाब्दिक तौर पे हम समझते हैं कि वो 3 चीजें क्या हैं। राइटर लिखते हैं अलबेलापन। अलबेलापन का मतलब होता है किसी कार्य को लेकर के गंभीर न होना, हर बात को मजाक में लेना, मस्तमय रहना, चलो मन किया तो किए, नहीं मन किया तो नहीं किए, इसको बोलते हैं अलबेलापन। सेकेंड टॉपिक राइटर बोलते हैं आलस्य। आलस्य का मतलब होता है काम से बचना, काम को लेकर के टाल मटोल करना, सुस्ती दिखाना, यह होता है हमारा आलस्य। और तीसरा नंबर पे राइटर लिखते हैं बहानेबाजी। बहानेबाजी का मतलब होता है दोस्तों झूठ का सहारा लेकर के अपना बचाव करना, अपने आप को सही ठहराने के अलग अलग तरीके के रास्ते ढूंढते रहना। कई बार जब हम किसी जरूरी काम को नज़रअंदाज कर देते हैं और उस नज़रअंदाजी को हमें उस समय हमारे काम पर कुछ भी असर गलत दिखाई नहीं देता तो हम उस नज़रअंदाजी को हल्के में ले लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं। फिर दोबारा अगर हम किसी कार्य को नज़रअंदाज कर देते हैं और उसका कोई दुष्प्रभाव हमारे रिजल्ट पर नहीं दिखाई देता तो हमें बार बार नज़रअंदाज काम को करने की आदत पड़ जाती है और इसी को बोलते हैं अलबेलापन। दोस्तों अलबेलापन का मतलब बार बार किसी काम को नज़रअंदाज करना, और नज़रअंदाज तो करना, साथ में उसका
उसका निगेटिव रिजल्ट भी नहीं दिखाई देता है तो हमें लगता है चलो हम बच गए। उसको बोलते हैं टाल मटोल, यानी कि अलबेलापन। दूसरा, जब कोई हमें कोई असुविधाजनक काम लगता है, कठिन काम लगता है, अटपटा काम लगता है, तो हम उसे टालने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और जब किसी काम को करते हुए हमें आनंद महसूस नहीं होता, थकावट महसूस होता है, अनिच्छा होती है, बोरियत महसूस होती है, उस काम को करते करते सुस्ती होने लगती है, तो हम उन कामों को करने से टालने का प्रयास करते हैं और उस कार्य को बोलते हैं आलस्य, यानी कि उस काम को बोलते हैं जी चुराना दोस्तों। और तीसरा, जब हमने कोई कमिटमेंट किया, जब हम लोगों ने कोई कमिटमेंट किया कि मुझे ये काम, ये टारगेट इस महीने में पूरा कर लेना है, उसके लिए थोड़ी बड़ी मेहनत भी की, लेकिन उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए, उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए, और वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया तो हमने कई सारे बहाने खोजने शुरू कर दिए कि मौसम खराब था इसलिए टारगेट पूरा नहीं हो पाया, कोरोना महामारी की वजह से टारगेट पूरा नहीं हो पाया, ये समस्या थी जिसके वजह से ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया, घर में पत्नी का तबीयत खराब हो गया इसके वजह से ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया, और हम कई प्रकार के बहाने ढूंढने लगते हैं। तो उसे राइटर कहते हैं कि इन तरीके के कार्यों को बहानेबाजी बोला जाता है। राइटर आगे लिखते हैं, एस अत्तरी सर, जैसा कि आपने पढ़ा, ये तीनों प्रकार की आदतें ही हमारे जीवन में किसी न किसी के अंदर होती है, कोई न कोई आदत सबके अंदर होती है। ये थोड़ी बहुत मात्रा में हर व्यक्ति में पाई जाती है, पर जब ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है तो ये आदतें एक विकार का रूप, यानी एक बीमारी का रूप ले लेती हैं, और जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये विकार हो जाता है उसे संपूर्ण व्यक्तित्व का स्वामी नहीं कहा जा सकता, उसे परफेक्ट व्यक्ति नहीं बोला जा सकता। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग सफल नहीं होते, जिनके अंदर ये सारी बीमारियां होती हैं वो लोग भी सफल होते हैं, पर सफलता पर बने रहना इनके लिए स्थायी नहीं होता है। सफलता पर ये परमानेंट बने नहीं होते, सफल तो हो जाते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अपनी कामयाबी के ऊपर टिक नहीं पाते। ज्यों ही इनकी असलियत इनके टीम के सामने आती है, ये अपने टीम के लोगों का विश्वास खो देते हैं। कुछ समय के बाद तो लोग इनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम इनको बाद में इनका सफलता असफलता के तौर में बदल जाता है और इनको बाद में इसका परिणाम दिखाई देता है। दोस्तों, वैसे तो हर काम में इन आदतों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, परंतु नेटवर्क मार्केटिंग में बहानेबाजी, अलबेलापन, आलस्यपन ये नहीं चलेगा दोस्तों। राइटर बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में इसका कोई स्थान नहीं है, और हम सब नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों, आगे राइटर लिखते हैं कि इस व्यवसाय यानी कि डायरेक्ट सेलिंग यानी आरसीएम बिजनेस को करने के लिए कोई बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, रुपया पैसा नहीं लगता, अपने जरूरत का सामान खरीदे और ज्वाइन कर लिया आरसीएम। ये इस बिजनेस की खासियत है, लेकिन यही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सबसे कमजोर पॉइंट है कि इसमें पैसा नहीं लगता, और शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग इसके प्रति सीरियस नहीं होते, और सीरियस ना होने की वजह से उनके अंदर अलबेलापन, आलस्यपन और बहानेबाजी आ जाती है। ये सारे प्रकार के बीमारियां उनके शरीर में घर कर जाती हैं, उनके दिमाग में घर कर जाती हैं। राइटर आगे लिखते हैं, हर व्यक्ति के पास अपना एक सामाजिक दायरा होता है। इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो अलग अलग तरीके का प्रयास करते हैं। कई लोग बहानेबाज होते हैं, या फिर आलस्य होता है या अलबेलापन होता है, लेकिन फिर भी उनका सर्किल इतना बढ़िया होता है कि वो लोग अपने दम पे बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा देते हैं। उनके टीम में कम समय में अच्छे अच्छे लीडर तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे राइटर लिखते हैं कि ऐसे लीडर, कई लोगों को ऐसे लीडर मिल जाते हैं जो बिजनेस को समझकर बड़े निर्णय ले लेते हैं और बिजनेस को पूरी स्पीड के साथ दौड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है, हो सकता है कोई आलसी व्यक्ति हो या अलबेलापन वाले व्यक्ति हो या बहानेबाज व्यक्ति हो, लेकिन उनका सर्किल बहुत बड़ा है, नेटवर्क पर काम किया और अच्छे अच्छे लोग उनको मिल गए,
लेकिन दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब नीचे का डाउन लाइन आपके बिजनेस में सपोर्ट चाहता है, वो अपने बिजनेस में आपका सपोर्ट चाहता है। आप अपलाइन है और आपका सपोर्ट वो चाहता है, आपका मार्गदर्शन चाहता है, टीम से आपको मिलवाना चाहता है, टीम के बिजनेस एक्टिविटी में आपको हिस्सा दिलवाना चाहता है, इन्वॉल्व करना चाहता है, और वो व्यक्ति अपनी आलस्य के वजह से, अपने अलबेलेपन के मूड के वजह से, अपने बहानेबाजी की वजह से अपने डाउनलाइन को समय देने से बचता है, फील्ड में जाने से बचता है, और वो कोई ना कोई बहाना करना शुरू कर देता है। अपने डाउनलाइन से ही फील्ड में जाने से बचने लगता है और बहाना बनाना शुरू कर सकता है। हो सकता है कि शुरू शुरू में लोग आपकी मजबूरी मान करके आपकी बातों को टाल दें, यकीन कर लें कि नहीं, वाकई में सर जो बोल रहे हैं वो उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऐसा करने से बार बार उनकी टीम में लोगों के प्रति सम्मान खत्म हो जाएगा, उनकी टीम के प्रति लोगों का सम्मान खत्म हो जाता है। दोस्तों ऐसे लोगों के प्रति सम्मान खत्म हो जाता है, और जब वो बहानेबाजी करते हैं तो टीम कभी कभी तो विश्वास कर लेता है दोस्तों, लेकिन बार बार बहानेबाजी करने से आपकी छवि डाउन होती है और टीम के नज़र में आपकी भाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और इस स्थिति में होता क्या है दोस्तों, मालूम है आपको? जब अपलाइन ज़्यादा बहाना बनाने लगते हैं या ज़्यादा टाल मटोल करने लगते हैं, तो उस स्थिति में डाउनलाइन आपके काम और आपके रिजल्ट से ज़्यादा आपके बहाने की चिंता करनी शुरू कर देती है, या आपके बहाने के ऊपर चर्चा करनी शुरू कर देती है। राइटर लिखते हैं, बहुत सारी जगह पर इस छोटी सी लापरवाही वाली आदत की वजह से पूरा का पूरा बिजनेस खराब हो जाता है। शुरुआत में तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में जब बिज़नेस ख़राब हो जाता है तब आपको लगता है कि मैं 3 साल बिता दिया, 4 साल इस बिज़नेस में पूरे कर लिए, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं है जो रिज़ल्ट आपके पास होने चाहिए, और फिर आप चिंतन मनन करने लगते हैं। दोषी कौन है? दोषी आप स्वयं हैं, लेकिन फिर भी आपका अपने गलतियों के ऊपर ध्यान नहीं जाता, और फिर आप अपलाइन और डाउनलाइन को दोषी देना शुरू कर देते हैं। राइटर लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि इस बिज़नेस में बिना अपलाइन के सपोर्ट के, या आप बिना डाउनलाइन के सपोर्ट के, या फिर किसी बिना सपोर्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप बढ़ सकते हैं, आपके अंदर अगर जोश है, जज्बा है, उत्साह है, तो आप फिर से टीम खड़ी करके बड़ा कर सकते हैं। परंतु कुछ चीज़ों में आपसे शेयर करता हूं, और कुछ चीज़ें आप अपने टीम को शेयर करते हैं, और कुछ चीज़ें टीम आपके साथ शेयर करती है। पर यदि हम दोनों मिल जाएं, यानी कि टीम और आप दोनों मिल जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये बिज़नेस मैं की बजाय हम का है दोस्तों। इस बिज़नेस का आधार है हम, यानी कि टीम वर्क। राइटर लिखते हैं कि हम का मतलब होता है टीम वर्क। यहाँ हर व्यक्ति अपने बिज़नेस का स्वयं मालिक होता है, परंतु फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस में लोग आपके लिए तब काम करेंगे जब आप उनको उनके लिए काम करते हुए नजर आएंगे। यानी आप अपने टीम के लिए काम करते नजर आएंगे तो आपकी टीम आपके लिए बहुत तेजी से काम करती नजर आएगी। लोग आपको तब फॉलो करेंगे जब आप घर में रहने के बजाय फील्ड में दिखाई देंगे। लोग आपको तब ज़्यादा फॉलो करेंगे जब आप घर में रहने के बजाय किसी न किसी के घर में होम मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। लोग आपको अपना आदर्श तब बनाएंगे जब आप इन बीमारियों, अलबेलापन, टाल मटोल, आलस्य करना, बहानेबाजी करना को छोड़ देंगे। जब तक आप इन बीमारियों को छोड़ेंगे नहीं, टीम की नज़र में आपका व्यक्तित्व ऊंचा नहीं हो पाएगा दोस्तों। आगे राइटर लिखते हैं, फुर्तीले, चुस्त दुरुस्त, एक्टिव, लक्ष्य केंद्रित, परिणाम केंद्रित, जोशीले, जुनूनी, जिद्दी, कर्मठ, जिज्ञासु, ये जितनी लक्षण मैंने आपको बताया, ये लक्षण जब आपके अंदर नजर आएगा तो आपकी पूरी टीम आपको फॉलो करेगी, आपकी बात को मानेगी, आपको आदर्श मानेगी, आपको आदर्श अपलाइन मानेगी, और आपकी बातों को कभी टाल नहीं सकती, या फिर आपकी बातों को कभी हल्के में नहीं ले सकती आपकी टीम। कब? जब आपके अंदर फुर्तीलापन होगा, चुस्त दुरुस्त होंगे, एक्टिव होंगे, लक्ष्य केंद्रित होंगे, परिणाम केंद्रित होंगे, जोशीले होंगे, जुनूनी होंगे, जिद्दीपन आपके अंदर होगा, कर्मठता आपके अंदर होगा, और सबसे ज़्यादा सीखने के प्रति, आगे बढ़ने के प्रति आप जिज्ञासु नजर आएंगे।
राइटर लिखते हैं अलबेलापन, आलसपन, बहानेबाजी आपको और आपके बिजनेस की गति को कम कर देता है। इन आदतों की वजह से आप आक्रामक मोड की बजाय रक्षात्मक मोड में, यानी कि आप एक्टिव ना होकर के आप सेफ मोड में दिखाई देने लग जाते हैं। और यह बिजनेस सेफ मोड में चलने से नहीं चलता है दोस्तों, ये बिजनेस एक्टिव मोड में रहने से चलता है। राइटर लिखते हैं कि यह रक्षात्मक मोड में रहने से ये बिजनेस नहीं चलता। यहाँ कामयाब होने के लिए आपको मोमेंटम बनाना पड़ता है। कामयाब होने के लिए आपको हर समय उत्साह में रहना पड़ता है। उत्साह में दिखने की आपको ज़रूरत है। औरों को बार बार आपको उत्साहित करने का आदत आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा। पर इस आलस, अलबेलापन या बहानेबाजी से की वजह से कुछ लोग अपने आप को ऐसी अवस्था में पहुंचा देते हैं जिससे कि वो निरंतरता खो देते हैं, रक्षात्मक मोड में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से ऐसे लोगों का रवैया कुछ इस प्रकार हो जाता है। एग्जाम्पल राइटर देते हैं, जब मूड हुआ फील्ड में गए, जब मूड नहीं हुआ घर में बैठकर टीवी के सामने बीवी बच्चों को समय देने लगे, टाइम पास करने लगे। जब दिल करा या कुछ करने की जरूरत महसूस हुई, अपलाइन या डाउनलाइन से बात कर ली, और नहीं तो कई कई दिन तक अपलाइन के संपर्क से बाहर रहते हैं ऐसे लोग। न डाउनलाइन से संपर्क, न अपलाइन से संपर्क। और कई साहब तो इतने आलसी में होते हैं, कई साहब तो इतने आलस्य उनके अंदर होता है कि वो अपलाइन या डाउनलाइन का फ़ोन तक नहीं उठाते। मैं ये नहीं कहता कि आप व्यस्त नहीं हैं। राइटर कहते हैं कि हो सकता है कि आप फील्ड में हैं, काम कर रहे हो, व्यस्त हों, या ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो या होम मीटिंग कर रहे हो, उस समय हो सकता है कि आप अपने लोगों का फ़ोन न उठा पाएँ। लेकिन एक मोमेंटम बेस्ड लीडर का, एक एक्टिव लीडर की पहचान होती है कि वो रात में खाली होकर के जिनका कॉल आया था उनको दोबारा कॉल करता है। लेकिन कई साहब लोग इतने महान होते हैं कि घर पे बैठे रहते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं और बाद में बैक कॉल भी नहीं करते हैं, ऐसे महान लोग। राइटर लिखते हैं कि कोई छोटा मोटा लेवल आता दिखाई देता है तो क्लोजिंग पर ऐसे लोग पूरी ताकत लगा के काम करते हैं, और क्लोजिंग होते ही ये लोग फिर गायब हो जाते हैं। राइटर ये किसको लिख रहे हैं? जिसके अंदर बहानेबाजी का गुण है, अलबेलापन का गुण है, जिसके अंदर बार बार टाल मटोल करने का गुण है, जिसके अंदर बातों को टालने का गुण है, जिसके अंदर बहानेबाजी और आलस्य का गुण है, उनके अंदर ये हाल होते हैं। मूड किया तो किए, फील्ड में गए, मूड नहीं किया तो घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं। मूड किया तो टीम से बात किए, मूड नहीं किया तो कई कई दिन तक टीम से बात नहीं किए। ऑफलाइन को तो पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और टीम को भी पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। दोस्तों, राइटर लिखते हैं कि निरंतरता इस बिजनेस का बहुत बड़ी पूंजी है। आलस्य और अलबेलापन नहीं चलेगा, 1% भी इसमें नहीं चलेगा। आगे राइटर लिखते हैं कि कभी काम कभी आराम वाली स्थिति बहुत खतरनाक होती है, पर बहुत सारे लोगों को इस स्थिति के दुष्प्रभावों का पता ही नहीं होता कि आज हम आलस कर रहे हैं तो इसका क्या दुष्प्रभाव भविष्य में पड़ने वाला है। चाहे थोड़ा थोड़ा काम करो, चाहे तेज काम करो, लेकिन दोस्तों लगातार करो। चाहे आप थोड़ा काम करिए, चाहे तेज काम करिए, लगातार करिए। छोड़ के मत बैठो। जब आप कुछ समय आराम करने के बाद फील्ड में निकलते हो तो आपकी बहुत सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, फिजूल में चली जाती है, आपको शायद इसका पता भी नहीं चलता। बार बार स्टार्ट होने से ऊर्जा खर्च होती है और आपका समय कितना नष्ट होता है ये आपको नहीं पता चलता। राइटर एक एग्जाम्पल देते हैं कि स्पीड से आती हुई ट्रेन को आप ध्यान से देखिए। स्पीड से आती हुई ट्रेन को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको उसके इंजन से धुआं निकलता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जब वो ट्रेन स्पीड से आकर के स्टेशन पे रुकती है और तब चलती है तो आप देखे होंगे कि धुएं के रूप में बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकलती है। फिर बहुत तेजी से चली, फिर एक स्टेशन पे रुकी, स्टेशन पे रुक करके फिर वो स्टार्ट की तो फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं ऊर्जा के रूप में बाहर निकला। यानी कि हमने क्या देखा दोस्तों कि ट्रेन जब स्पीड में चलती है, स्पीड पकड़ लेती है तो सारा धुआं गायब हो जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो ट्रेन स्टेशन पे रुक करके जब दोबारा स्टार्ट होती है तो वो धुआं बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें दिखाई देता है। ये एग्जाम्पल अपने आप में दर्शाता है दोस्तों कि जब ट्रेन स्पीड में चलती है तो
उसके स्पीड के समय ऊर्जा ज़्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन जब वो ट्रेन रुक जाती है और फिर दोबारा स्टार्ट होती है तो बार बार ऊर्जा का क्षय होता है, बार बार ऊर्जा की हानि होती है। दोस्तों, राइटर लिखते हैं यही काम बहुत से लोगों के साथ होता है। जो लगातार काम नहीं कर पाते या कभी कर लिया कभी छोड़ दिया वाले होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि बार बार स्टार्ट होने में उनका कितना समय और कितना ऊर्जा निकल रहा है या कितना धुआं उनका निकल रहा है। बहुत सी ऊर्जा ऐसे ही व्यर्थ चली जाती है। जिंदगी के बहुत साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। कईयों का तो इस आदत की वजह से इतना धुआं निकल जाता है कि उनकी इंजन ही बैठ जाती है, यानी वो निगेटिव हो जाते हैं आरसीएम से या डायरेक्ट सेलिंग से, और फिर वे कहते हुए नजर आते हैं कि अब काम करने की हिम्मत नहीं होती, बहुत टाइम हमने खराब कर दिया। यह इसलिए हुआ कि सारी ऊर्जा तो बार बार रुक करके स्टार्ट करके आपने खत्म कर दी। यदि इस ऊर्जा का उपयोग आप फील्ड में रहकर, सिस्टम में रहकर लगातार किए होते तो धुआं भी नहीं निकलता और परिणाम भी इससे बेहतरीन होता। दोस्तों, राइटर लिखते हैं कि जब आप लगातार अपलाइन के संपर्क में या बिजनेस एक्टिविटी में नहीं होते तो आपको बिजनेस के लेटेस्ट अपडेट यानी नई जानकारी के बारे में पता नहीं चलता। राइटर लिखते हैं जब आप फील्ड में काफी दिनों के बाद सक्रिय हुए और फिर जब फील्ड में जाते हैं और जाकर के कोई लेटेस्ट अपडेट आपके पास नहीं होती और तब जाकर के फील्ड में आप अपने टीम के लोगों को वही पुरानी ज्ञान बताते हैं, तो टीम के लोग कहते हैं आपसे कि सर ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे होगा, और तब आपको अपने नॉलेज का एहसास होता है और आपके टीम को भी आपके नॉलेज का एहसास होता है कि ये बार बार चलते हैं, रुकते हैं, इसीलिए इनका ये हाल है। दोस्तों, इससे टीम को आपके बिजनेस नॉलेज का आभास होता है और जब आपकी एक्टिविटी सही या लगातार नहीं होती तो इससे आपका बिजनेस का ग्राफ गिरने लगता है और आपकी टीम के लोग आपका नेतृत्व न ढूंढ के किसी और नेतृत्व को ढूंढना शुरू कर देती है और आपकी टीम टूटना शुरू हो जाती है। राइटर लिखते हैं कि जब टीम में आपके पास टाइम मांगा और मीटिंग फिक्स हो गई, जब टीम ने आपसे टाइम मांगा और मीटिंग फिक्स हो गई पर कोई इमरजेंसी होने के कारण आप नहीं जा सके, तब आपने कोई ऐसा बहाना बनाया ताकि टीम के ऊपर भरोसा हो सके, टीम उसका विश्वास कर सके, और हो सकता है कि टीम आप पर भरोसा भी कर ले एक बार, लेकिन टीम ने एक बार फिर आपसे टाइम मांगा, आपने कमिटमेंट किया और फिर आपने बहाना मारा कि समय नहीं है या फिर पत्नी का तबीयत खराब है या घर में किसी का तबीयत खराब है, और उस स्थिति में आपने दोबारा टाल मटोल किया। फिर धीरे धीरे आपकी टीम को आपका एहसास होना शुरू हो जाता है और फिर आपकी टीम धीरे धीरे आपसे दूरी बनाना शुरू कर देती है। दोस्तों, तीसरी बार भी सेहत खराब हो गई, चौथी बार भी सेहत खराब हो गई और धीरे धीरे लोगों का भरोसा आपके पर से टूट जाएगा और वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। आपके अपलाइन ने आपको किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए बोला या किसी ट्रेनिंग सेमिनार में जाने के लिए कहा और आपने अपनी मजबूरी बता करके अपने आप को बचा लिया। आपने अपने आप को बचा लिया। दोस्तों, आपने उस अपलाइन की नजरों में अपने बारे में एक छवि तो तैयार कर दी कि इस व्यक्ति के लिए बिजनेस पहली प्राथमिकता नहीं है, इस बिजनेस के लिए कोई और दूसरी पहली प्राथमिकता है और इसकी प्राथमिकता तो कुछ और है। बात बहुत छोटी सी थी दोस्तों, पर उसका परिणाम भविष्य में बहुत बड़ा होगा। वो अपलाइन आपको समय देने से कतराना शुरू कर देगा और धीरे धीरे वो अपलाइन आपसे दूरी बना लेगा। सतर्क रहिए इस मामले में। दोस्तों, आगे राइटर लिखते हैं, जब पहली बार बहाना बनाया जाता है और आप उस बहाने बनाने में सफल हो जाते हैं, यानी कि आप अपने अपलाइन या डाउनलाइन को बहाना बनाए आप और आपका अपलाइन डाउनलाइन आपकी बात मान गया, तो आपका बहानेबाजी में आपका डिग्री हो जाता है। आपको लगता है कि मैंने बहाना बनाया और मैं सफल हो गया और फिर वहीं से धीरे धीरे वो बहाने आपके जीवन का हिस्सा बनना शुरू हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे लोगों को आपके बहाने में पता चलने लगता है। एक बहुत बड़े राइटर डेविड जे स्वार्ट्ज कहते हैं अपने किताब में, बड़ी सोच की बड़ा जादू किताब में कहते हैं कि इसे बोलते हैं बहानेसाइटिस। और धीरे धीरे बहानेसाइटिस की बीमारी जब हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, 3-4 बार हम बहाना मारते हैं और सफल हो जाते हैं, तो ये बहानेसाइटिस हमारे ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। राइटर लिखते हैं कि बहानेसाइटिस कई तरीके की होती है। सेहत की बहानेसाइटिस, बुद्धि की बहानेसाइटिस, उम्र की बहानेसाइटिस और किस्मत की बहानेसाइटिस और काम को न करने की बहानेसाइटिस। राइटर लिखते हैं बीमारी किसी भी तरीके की हो, पर यह सत्य है कि बीमारी
व्यक्ति को लक्ष्य से भटकाने में बड़ी सहायता करती है। इसलिए यदि कामयाब होना है तो इस बहानेबाजी से पूरी तरीके से बचिए मेरे दोस्त। राइटर लिखते हैं कि बहाने बनाने किसे नहीं अच्छे लगते। हर व्यक्ति बहाना बनाना उसको अच्छा लगता है। घर बैठकर टीवी देखना किसे नहीं मजा आता। बिना संघर्ष किए कामयाब होना किसको नहीं अच्छा लगता। पर ये आदतें आपको सफलता की ओर नहीं बल्कि असफलता की ओर लेकर के जाती हैं। किताबें पढ़ना किसे पसंद है? कौन किताब पढ़ना चाहता है? कोई नहीं पढ़ना चाहता। पूरे पूरे दिन फील्ड में काम करना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। लोगों की ना सुनना किसको पसंद है? किसी को नहीं पसंद है। मीटिंग सेमिनार में 3-4 घंटे बैठना किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता। मीटिंग में बैठ के ताली बजाना किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता। पर ये आदतें आपको असफलता की ओर नहीं बल्कि ये आदतें आपको सफलता की ओर लेकर के जाती हैं। राइटर लिखते हैं फर्क यही है असफल और सफल आदमी में। जो चीजें असफल आदमी को अच्छी नहीं लगती वो उसे नहीं करता, परंतु सफल व्यक्ति को जो चीजें अच्छी नहीं लगती सफल व्यक्ति उस काम को भी करता है। दोस्तों, एक बहुत बड़े ग्रेट लीडर संतोष नायर जी भी अपने कैसेट में इस बात को बोले हैं कि जो काम आपको अच्छा नहीं लगता उस काम को करने की आदत डालिए। क्योंकि जो काम आपको करना अच्छा नहीं लगता उस काम को करने की आदत अगर डाल दिए तो आपको वो मिलेगा जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको जो काम करने की इच्छा नहीं होती, अगर उस काम को नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ मिलेगा जो आपको कभी अच्छा ही नहीं लगता, और वो है गरीबी, वो है दरिद्रता, वो है नाकामयाबी, वो है असफलता। तो जो काम अच्छा नहीं लगता उस काम को करने की आदत डालिए मेरे दोस्त। राइटर लिखते हैं सफल लोग वो करने की आदत बना लेते हैं जो असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए यदि सफलता चाहिए तो ये मत देखो कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। समय की मांग और सिस्टम की मांग अगर है कि उस समय आपको वो काम करना चाहिए तो करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो अच्छा लगे चाहे ना लगे। इस आदत की वजह से आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका काम करने का मन लगेगा, लोगों से मिलने का आनंद बढ़ेगा, फील्ड में जाने में मन लगेगा, आपके बिजनेस में गति आएगी, ग्रोथ होगा। जैसे ही बिजनेस में गति आएगी, ग्रोथ होगा, आप अपने उस गति, उस ग्रोथ रूपी गाड़ी के एक्सेलेटर से पांव जमाए रखिए, पांव को हटाइए मत, ये ग्रोथ लगातार बढ़ते चला जाएगा। और लास्ट में राइटर एक उदाहरण से क्लोज करते हैं। राइटर लिखते हैं कि जरा सोचिए, आपको कहीं जाना है और आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं है, आपको कोई ऑटो रिक्शा या ऑटो पकड़ के जाना है। आप जब स्टैंड पे गए तो आपके सामने 2 गाड़ियां खड़ी हैं। एक गाड़ी पर ड्राइवर बैठा हुआ है पैर फैला करके और कह रहा है आओ बैठो चलूँगा, और दूसरी गाड़ी का ड्राइवर है वो गाड़ी के इंडिकेशन को ऑन करके, उसके गाड़ी को ऑन करके, और वो बार बार एक्सीलेटर कर रहा है, घुर्र घुर्र कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है। आप बताइए कि आप किस गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे, जो रुका हुआ है उस पर या जो धीरे धीरे चल रहा है आगे पीछे कर रहा है उस पर? जाहिर सी बात है दोस्तों, जो गाड़ी का इग्निशन ऑन किया हुआ है, जो चाबी लगाया हुआ है, जो ऑन करके दाएं बाएं कर रहा है, आप निश्चित तौर पे उसी गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे दोस्तों। ठीक उसी तरीके से यही बात हमारे नेटवर्क में भी लागू होती है मेरे दोस्तों। यदि आप आराम से घर बैठे रहेंगे, अपनी बिजनेस रूपी गाड़ी को बंद करके रखेंगे, तो कौन आपके साथ जुड़ना चाहेगा और आपके साथ काम करना चाहेगा, जरा बताइए। परंतु यदि आप फील्ड में रहते हैं, काम करते हैं, प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, नए नए लोगों से रोज मिलते हैं, सेमिनारों को लगातार देखते हैं, अटेंड करते हैं, अपने लेवल को बार बार बदल रहे हैं, लगातार ऑनलाइन अपने टीम का मीटिंग कर रहे हैं, यानी आप अपनी गाड़ी को लगातार चालू रखेंगे तो लोग दावे के साथ आपके साथ आएंगे, जुड़ेंगे, काम करेंगे और पूरी ताकत लगा करके वो काम करेंगे। दोस्तों, अंततः लास्ट में जो कंक्लूजन है वो इस पैराग्राफ का ये है कि बहानेबाजी से बचिए मेरे दोस्त, आलस्य मत कीजिए, हर एक्टिविटी या जिम्मेदारी के प्रति सीरियस रहिए, किसी भी बहाने को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए मेरे दोस्त। कुछ भी हो जाए अपने कमिटमेंट को झूठा मत होने दीजिए, बहानेबाजी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अलबेलेपन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मन को लगेगा कि ये काम 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अपने आप को सतर्क करिए कि नहीं, मुझे ये काम अभी करना है। दोस्तों, इन सारी चीज़ों से जब आप बचेंगे तो फिर देखिए आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, पूरी गति और पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा, और आप इस बिजनेस में दिन दोगुनी और रात चौगुनी गति से आगे बढ़ते चले जाएंगे मेरे दोस्त। बस शर्त यह है, हम लोगों को ऐसा तरीसर की बातों को फॉलो करना है।
दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि मैं एस अत्री सर के बताए गए सारी चीज़ों पर मैं खरा उतरता हूँ। मेरे अंदर भी बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं। मैं भी इस पुस्तक को पढ़ करके लगातार अपने आप को बदल रहा हूँ। आप भी अपने आप को बदलिए, हम सब मिल करके बहुत बड़ा करेंगे। और दोस्तों लास्ट में एक छोटी सी सूचना, रवि पांडे RCM यूट्यूब चैनल पे जो आप लर्निंग इज अर्निंग एपिसोड को देख रहे हैं, खुद भी देखिए, अपनी टीम में शेयर भी करिए, इसको लाइक करिए। और अगर आप पुस्तक पढ़ने का आपको टाइम नहीं मिल पाता तो आप रवि पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रतिदिन सुबह में इसके वीडियोस आते हैं, बुक्स के वीडियोस आते हैं, एजुकेशनल वीडियोस आते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं। आप उनको देखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, नॉलेज को बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और हम लोग कल पुनः एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय RCM। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।